नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, एक डेली पायोनियर का और एक बिजनेस लाइन का। हिंदू के आर्टिकल्स तो सिंपल हैं, ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। एक इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित है, एक इंडिया अफगान रिलेशन से। पायोनियर का जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज करने से संबंधित है। ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन पुराना ये इशू है, लेकिन हिंदू में अभी तक कोई आर्टिकल आया नहीं है। अच्छा, तो पायोनियर में ठीक ठाक आर्टिकल है, उसे हम डिस्कस करेंगे ताकि ये इशू कवर हो जाए। बिजनेस लाइन का जो आर्टिकल है वो ब्यूरोक्रेट्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करने से संबंधित है। कोट आज का मलाला यूसुफजई का है। वो कहती हैं, जब भगवान ने मैन और वुमन दोनों को बनाया तो भगवान सोचने लगे कि चाइल्ड पैदा करने की जो पावर है किसे दी जाए। अंत में उन्होंने डिसीजन लिया कि चाइल्ड पैदा करने की जो पावर है वो महिलाओं को दी जाए। इसी से साबित होता है कि वुमन जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि भगवान ने बच्चा पैदा करने की जो पावर है वो महिलाओं को दी है। इसके बाद क्वेश्चन आज का है, डिस्कस द रोल ऑफ बीएसएफ इन प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज बॉर्डर एंड इट्स सोवरेनिटी। बीएसएफ का रोल डिस्कस करना है देश के बॉर्डर्स और देश की सोवरेनिटी के प्रोटेक्शन में, और कैसे बीएसएफ का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियन आर्मी से अलग है। 250 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बॉर्डर स्टेट्स में बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 11 अक्टूबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके अनुसार वो राज्य जिनका बॉर्डर दूसरे देशों के साथ मिलता है और जहां पे बीएसएफ तैनात है बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, वहां पे देखो बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन में बदलाव किया गया। कुछ राज्य जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम, यहां पर देखो बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज कर दिया गया। आप ये मैप देखिए, जैसे ये पंजाब है। पहले देखो बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन जो थी बॉर्डर से आगे 15 किलोमीटर तक होती थी, लेकिन अब पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में बीएसएफ की जो ज्यूरिडिक्शन है उसे इंक्रीज करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। जैसे ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक आगे बीएसएफ जो है वो अपने ऑपरेशन चला सकती है। इसके साथ साथ देखो कुछ राज्य जैसे गुजरात में पहले बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन बॉर्डर से आगे 80 किलोमीटर तक हुआ करती थी, लेकिन अब इसे कम करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। जब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी की गई तो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। आरोप लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि ये तो देखो फेडरलिज्म का वायलेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो छीनना चाहती है, क्योंकि देखो लैंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के। तो पंजाब और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने आरोप ये लगाया कि पुलिस की पावर को हड़पना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट बीएसएफ के माध्यम से। क्या ये बात सही है, ये गलत है? कितना आरोप है, कितना सच्चाई है अपोजिशन के आरोपों में? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब देते हुए कहा, हमने जो कुछ किया है, हमने जो ये नोटिफिकेशन जारी की है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के अंतर्गत जारी की है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं इस एक्ट के तहत बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज करने की, और वही हमने किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तर्क ये भी दिया, देखो अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। अब जैसे 1996 से लेके 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी, तो उस समय कश्मीर में टेरर इंसिडेंट्स ज़्यादा होते थे। तो अब एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर में जो खतरा है वो बढ़ गया है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान से ड्रोन्स के माध्यम से वेपन्स और ड्रग्स जो हैं वो इंडियन साइड में भेजे जाते हैं। 3000 किलोग्राम की हीरोइन गुजरात में पोर्ट पर मिली। तो इन सब थ्रेट्स को देखते हुए हमने बीएसएफ की ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज किया है। पहले 15 किलोमीटर तक थी, अब 50 किलोमीटर तक है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो ये भी कहा,
बहुत बार पहले ये होता था, बीएसएफ के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती थी। जैसे ये बॉर्डर है, बॉर्डर के आगे 40 किलोमीटर तक कई बार बीएसएफ के पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती थी, लेकिन बावजूद इसके वो ऑपरेशन नहीं चला सकते थे। उनको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ती थी स्टेट पुलिस को, और जब तक स्टेट पुलिस एक्ट करती, जो कल्प्रिट्स थे, टेररिस्ट या फिर दूसरे अपराधी जो थे, जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं, वो भाग जाते थे। लेकिन अब बीएसएफ ज़्यादा अच्छे से ऑपरेशंस चला पाएगी। अब देखो एक नेक्स्ट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। क्या ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं, इस प्रकार से बीएसएफ की जुरिडिक्शन को इंक्रीज करना? राइटर कहते हैं नो देखो, इसलिए बीएसएफ की जुरिडिक्शन इंक्रीज हुई है 50 किलोमीटर तक। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पर अब स्टेट पुलिस की जो जुरिडिक्शन है वो खत्म हो गई है। स्टेट पुलिस के पास जो पावर्स थी वो पावर्स अभी भी हैं। दूसरी चीज, बीएसएफ को जो जुरिडिक्शन मिली है ना, जो पावर्स मिली है 50 किलोमीटर तक, वो लिमिटेड पावर्स हैं इन एक्ट्स के अंतर्गत। पासपोर्ट एक्ट 1967, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, स्पेशल सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल कोई मर्डर हुआ है उसमें भी अब बीएसएफ जांच करेगी, नहीं, सिर्फ इन्हीं एक्ट्स के अंतर्गत। जैसे कोई इलीगली इंडिया में घुस जाता है, ड्रग्स की सप्लाई करता है, तो सिर्फ लिमिटेड जुरिडिक्शन में बीएसएफ एक्ट कर सकता है। और उससे भी ज्यादा बीएसएफ देखो एक्ट तो कर सकता है, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। जैसे बीएसएफ ने अपनी 50 किलोमीटर की जुरिडिक्शन में किसी को गिरफ्तार कर लिया, तो ऑपरेशन जब बीएसएफ का खत्म हो गया, उसके बाद कार्रवाई जो की जाएगी वो स्टेट पुलिस के द्वारा ही की जाएगी। यानी चार्जशीट जो फाइल की जाएगी केस में, वो स्टेट पुलिस के द्वारा ही की जाएगी। बीएसएफ का काम इतना है, इंफॉर्मेशन मिलने पर ऑपरेशन चलाना, और उसके बाद अगर अपराधी को पकड़ लिया गया है तो उसे सौंप देना स्टेट पुलिस को। तब तक एक्ट करना जब तक कि स्टेट पुलिस वहां पे नहीं पहुंच जाती है। और जैसे ही स्टेट पुलिस मौके पर पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद बीएसएफ पूरे क्राइम सीन को और एक्यूज्ड को सौंप देगी स्टेट पुलिस को, और वहां से चली जाएगी। फर्दर जो कार्रवाई की जाएगी वो स्टेट पुलिस के द्वारा ही की जाएगी। तो इस पूरी सिचुएशन से आपको क्या समझ में आया? पक्का आपको यही समझ में आया होगा, अरे बढ़िया ही तो है। स्टेट पुलिस तो बल्कि इससे मजबूत हुई है। स्टेट पुलिस के जो एफर्ट्स हैं वो सप्लीमेंट हो गए, बीएसएफ को जो ज्यादा पावर्स मिली है उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। कोई आ गया, एक सेकंड, बल्कि सप्लीमेंट होंगे। सप्लीमेंट होने का मतलब बीएसएफ को जो ज्यादा जुरिडिक्शन मिली है ना, बल्कि इससे स्टेट पुलिस का काम और ज्यादा आसान होगा, स्टेट पुलिस और ज्यादा मजबूत होगी, ऐसा राइटर बोलते हैं। इसलिए ये जो नोटिफिकेशन थी, ये देखो फेडरलिज्म के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए थी। लास्ट में राइटर एक बात बोलते हैं जो वैसे एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइटर कहते हैं देखो, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ना अपना दोगलापन दिखाती हैं। जब यूपीए गवर्नमेंट में थी 2011 में, वो एक बिल लेके आई थी जिसके तहत बीएसएफ को पावर दी गई थी कंट्री के किसी भी हिस्से में जहां जहां पर बीएसएफ डिप्लॉयड है, वहां पर बीएसएफ के पास पावर होगी सर्च करने की, सीज करने की और अरेस्ट करने की। लेकिन उस समय बीजेपी ने बहुत विरोध किया था, बोला था ये बिल जो है वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, इसलिए इस बिल को ड्रॉप कर दिया गया था। 2012 में उस समय नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह को खत लिखा था, ये जो बिल है ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और इससे तो स्टेट के अंदर स्टेट बन जाएगा। लेकिन आज सिचुएशन उल्टी है, आज बीजेपी ने ये नोटिफिकेशन जारी की है, मतलब बीजेपी सत्ता में है तब ये सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, और कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है इस नोटिफिकेशन का। तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दोगलापन दिखाती हैं। ये सब चीज़ें एग्जाम में लिखने लायक तो है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ आंसर में जो यूज़ हो सकती है वो ये है, बेशक इंडिया देखो एक फेडरल स्टेट है जहाँ पर पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जैसे कि आइवर जेनिंग्स जो कि ब्रिटेन के एक फेमस वकील थे, उन्होंने कहा इंडिया हैज़ ए फेडरेशन विद ए स्ट्रोंग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब इंडिया एक ऐसा फेडरेशन है जहां पर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे आप अभी देख रहे हो, अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में, पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर सिविलियंस की भी किलिंग्स करवा रहा है।
तो ऐसी सिचुएशंस में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इच्छा है, वो भारी पड़ेगी स्टेट की ऑटोनॉमी पर। वही अब हो रहा है इस नोटिफिकेशन के तहत, यानी नोटिफिकेशन एग्जाम्पल है कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में स्टेट की ऑटोनॉमी नीचे रह जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो विल है वो भारी पड़ेगी। लेकिन देखो, बेस्ट वे ये है किसी भी फेडरल कंट्री में स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेना। तो नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा कंसल्ट कर लेना चाहिए था। कंसल्ट करने का मतलब उन्हें बता देना चाहिए था कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है और ये हम करने जा रहे हैं, तो आप इसे पॉलिटिकल कलर मत दीजिएगा, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। अगर ऐसा होता है तो शायद फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी, मतलब जो स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हैं, वो भी सिचुएशन को समझें और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मामलों को पॉलिटिकल कलर ना दें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ब्यूरोक्रेट्स के इंक्लूजन से संबंधित है। मतलब कि आपने देखा होगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले फॉरेन सर्विस में थे, हरदीप पुरी ये भी फॉरेन सर्विस में थे, अश्वनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं वो पहले आईएएस थे, और रामचंद्र प्रसाद सिंह वो भी आईएएस थे जो अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है। मतलब कहने का ये है बहुत सारे आज के समय में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐसे पर्सन्स हैं जो पहले ब्यूरोक्रेट्स थे। ये ट्रेंड कितना सही कितना गलत है हम इस आर्टिकल में एनालाइज करेंगे। देखो, आज़ादी के बाद से ही एक बात इंडिया के संदर्भ में जरूर कही जाती है, पॉलिसीज तो अच्छी बना लेती है सरकार, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। जैसे स्पेस, आईटी, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया ने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है, लेकिन कुछ सेक्टर्स खास करके सोशल सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड फूड सिक्योरिटी, इन सेक्टर्स में अभी भी सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। मतलब इन सेक्टर्स में पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूव होगी तभी तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसी लिहाज से देखें तो ब्यूरोक्रेट्स को अगर शामिल किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो गलत नहीं है। काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं जब फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जाता है। एडवांटेजेस जैसे कि देखो, ब्यूरोक्रेट्स को एक लंबा एक्सपीरियंस होता है ग्राउंड लेवल पे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जब आते हैं तो उसी हिसाब से डायरेक्शंस दे सकते हैं फिर फर्दर ब्यूरोक्रेट्स को। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेट्स देखो बहुत ज़्यादा किसी आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित नहीं होते। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स राइट विंग आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होते हैं, कुछ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स किसी एक आइडियोलॉजी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित नहीं होते। नेक्स्ट एडवांटेज, पॉलिटिशियंस तो देखो कई बार ना काफ़ी लो विजन उनका होता है, ज़्यादा लंबा वो सोच नहीं पाते। जैसे इलेक्शन नज़दीक है, 1 साल बचा है, लोन माफ़ कर दिए जाएं सबके, तो इससे उनको इलेक्शन में तो फ़ायदा हो जाएगा जो 1 साल बाद होने वाले हैं, लेकिन इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा इसकी वो परवाह नहीं करते। तो ब्यूरोक्रेट्स जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे ना तो वो पॉपुलिस्ट मेजर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो उन मेजर्स पर ध्यान देंगे जिससे वास्तव में देश को फ़ायदा हो। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेट्स नो द सिस्टम इनसाइड आउट। ब्यूरोक्रेट्स को देखो सिस्टम की कमियों का पता होता है, उन्हें पता होता है सिस्टम कैसे काम करता है, तो जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं ज़्यादा अच्छे से काम करवा पाते हैं। और क्या एडवांटेजेस हैं? क्विक एंड सीमलेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर मेजर्स। चूंकि ब्यूरोक्रेट्स ने ग्राउंड लेवल पे वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया होता है तो उन्हें पता है स्कीम्स अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है या फिर स्कीम इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो इसका भी उन्हें फ़ायदा होता है जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, बेशक देखो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत बार नहीं होते, राज्यसभा से आ जाते हैं। जैसे एस जयशंकर हैं जो विदेश मंत्री हैं, वो राज्यसभा में इलेक्ट हुए हैं, तो लेकिन इनके पास ना मैनेजरियल स्किल अच्छी होती है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से संपर्क करना, उनको समझाना, सामंजस्य स्थापित करना, ऐसी मैनेजरियल स्किल इनके पास अच्छी होती है। क्योंकि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रूल में काम किया होता है, तो उनके सभी पॉलिटिकल पार्टीज से संबंध जो हैं बहुत बार अच्छे होते हैं। तो अच्छी मैनेजरियल स्किल होने के कारण वो काम निकलवा लेते हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं।
अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, देखो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, ये लोगों से जुड़े हुए नहीं होते। जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना, वो लोगों से जुड़ा हुआ होता है, उसे ग्राउंड रियलिटी का पता होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, देखो इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमी, हर लिहाज से इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो अलग अलग ज्योग्राफी के, अलग अलग इकोनॉमिक लेवल के लीडर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आने चाहिए। इससे पूरे देश को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होने लगेंगे तो रिप्रेजेंटेशन के लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। चैलेंजेस ये 2-3 ही हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, आप गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रोंग बनाइए, जैसे पार्लियामेंट को स्ट्रोंग बनाइए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, उनको आप नॉलेज दीजिए, स्किल्स दीजिए, पैसा दीजिए, फंक्शंस दीजिए। गवर्नमेंट का मकसद होना चाहिए गुड गवर्नेंस, ना कि सिर्फ गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जो एथिक्स में हम पढ़ते हैं, इन सब करेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मतलब गुड गवर्नेंस में ये सब वैल्यूज होती हैं, पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, गवर्नेंस में देखो आप रिफॉर्म्स लेके आइए, जैसे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कॉलोनियल इरा से ही गवर्नमेंट का ना एक मकसद होता है चीज़ें छुपाना। आरटीआई एक्ट आया था, बहुत पावर्स मिली थी जनता को, लेकिन आरटीआई की इंप्लीमेंटेशन अब वीक हो गई है। कंक्लूजन में बोल सकते हो, ये जो चैलेंजेस हैं इन्हें देखो एड्रेस किया जा सकता है। जैसे ब्यूरोक्रेट्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल करने से पहले इलेक्शन लड़वाया जा सकता है। एक बैलेंस मतलब इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अल्टीमेटली देखो मैटर ये करता है, हमारे देश में जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं आज़ादी के 75 साल बाद भी बरकरार हैं, ग्लोबल चैलेंजेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मकसद सरकार का यही होना चाहिए, गवर्नेंस और लोगों के लिए जो सर्विस डिलीवरी है उसे इंप्रूव करना। बेशक इसके लिए फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स का सहारा अगर लिया जाता है, मतलब वो शामिल होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये चैलेंजेस है ना उनको एड्रेस किया जा सकता है, मतलब बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुशांत सिंह के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये देखो आमतौर पर सरकार के खिलाफ लिखते हैं, तो जो पॉइंट्स आंसर में लिखने लायक हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो चाइना और इंडिया के बीच लद्दाख में अब टेंशन्स हैं, ऑलमोस्ट 18 महीने हो गए, है ना। और देखो पिछले 10 महीनों में ना चाइना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के 4 जनरल्स को रिप्लेस किया जा चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लद्दाख में जहां पर दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने है ना, वहां पर वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं, वहां पे सरवाइव करना मुश्किल है। तो इन 4 जनरल्स की तबीयत खराब हो गई, इसलिए इनको रिप्लेस किया जा चुका है। बावजूद इसके चाइना हटने को तैयार नहीं है, मतलब चाइना किसी समझौता करने के मूड में भी नहीं है। जैसे देखो 7 पॉइंट्स पर कन्फ्लिक्ट था लद्दाख रीजन में, कुछ पॉइंट्स पर तो सहमति बन चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में। सहमति भी देखो इस चीज़ को लेकर बनी है, ना तो वहाँ पे इंडिया की फोर्सेज आएंगी ना ही चाइना के फोर्सेज। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया को फ़ायदा ही हुआ है। इंडिया पहले वहाँ पे पेट्रोलिंग करती थी, अब इंडिया के द्वारा पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। मतलब दोनों देश इसी बात पे सहमत हुए हैं कि वहाँ पे डीमिलिटराइज्ड जोन बनेगा फिलहाल के लिए, किसी भी देश की फोर्सेस पेट्रोलिंग नहीं करेंगी। लेकिन कुछ पॉइंट्स जैसे कि देखो डेप्सांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स, डैमचोक, यहाँ पर चाइना की जो फोर्सेस हैं पीछे जाने को तैयार नहीं है। हाल ही में मिलिट्री कमांडर्स की बातचीत हुई थी ना, चाइना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इन पॉइंट्स पर हम पीछे नहीं जाएंगे। डिफिकल्ट सिचुएशन है, बड़ी संख्या में दोनों देशों की जो ट्रूप्स हैं वो आमने सामने हैं। देखो वैसे तो इंडिया ने पूरी कोशिश की है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जितने ट्रूप्स, जितने मॉडर्न वेपन्स चाइना ने वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, इंडिया भी सेम संख्या में, सेम लेवल के जो वेपन्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय करें। लेकिन फिर भी देखो एसिमेट्री है, चाइनीज़ जो साइड है वो भारी है इंडिया के ऊपर। इंडिया को लगता है कि हमारे फोर्सेस के पास ना एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि सियाचिन में लंबे समय तक हमारी फोर्सेस तैनात रही हैं। तो अगर लड़ाई होती भी है तो ऐसा नहीं कि चाइना को फ्री हैंड मिल जाएगा,
हमारी फोर्सेस जो हैं बड़ी संख्या में हैं, बेशक चाइना से कम हैं। हमारे पास भी मॉडर्न वेपन्स हैं, बेशक चाइना से थोड़े कम मॉडर्न हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस के पास एक्सपीरियंस चाइना से ज़्यादा है। ये बात जो है वो इंडिया के पक्ष में जाती है। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। इसके पीछे देखो दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एक तो पिछले कुछ सालों में ना चाइना की जो आर्मी की प्रोमिनेंस है ना, चाइना की आर्मी की वैल्यू जो है ना, रिस्पेक्ट कह लीजिए, वो कम है, रोल कह लीजिए कम हुआ है। जबकि चाइना की नेवी, चाइना की एयरफोर्स, इनका रोल, इनकी रिस्पेक्ट, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बड़ी है चाइना के डिफेंस में, चाइना की मिलिट्री पावर में। तो चाइना की जो आर्मी है ना वो अपने आप को साबित करना चाहती है। अब साबित कैसे करे? ज़्यादातर देशों के साथ तो चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सोल्व हो गया है, बचा है इंडिया। तो इसलिए मतलब इंडिया के साथ टेंशंस को खत्म करने के मूड में फिलहाल चाइना नहीं दिखाई देता है। एक फैक्टर तो एक्सपर्ट्स के द्वारा यह बताया जाता है। दूसरी चीज देखो, चाइना को ना कहीं यह भी लगता है कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना बॉर्डर पर कुछ ज्यादा एग्रेसिव हुई है। मतलब चाइना को यह लगता है इंडियन मिलिट्री अब चाइनीज टेरिटरी पर ज्यादा आ रही है पिछले 10-12 सालों से। मतलब हमें कुछ और लगता है, चाइनीज साइड को कुछ और लगता है। चाइनीज साइड को यह लगता है कि पिछले 10-12 सालों से इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है बॉर्डर पर, और अब वो चाइनीज टेरिटरी पर पहले के अपेक्षा कर ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रही हैं। तो डोकलाम स्टैंड जब हुआ ना, डोकलाम का विवाद जब हुआ 2017 में, उस समय इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो भूटान की टेरिटरी पर गए थे, जिसको क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा। तो चाइना ने इसे एक बड़ी मूवमेंट माना। चाइना ने कहा कि अब इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। तो चाइना की जो सोच है ना वो वही है जो 1959 के समय माओ की थी कि इंडिया को सिखाना पड़ेगा सबक। तो इसीलिए चाइना ने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पर डिप्लॉय किया हुआ है। कुछ और चीज़ें इसके बाद जिस पर राइटर ध्यान आकर्षित करते हैं, देखो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है फिलहाल, तो इसलिए ज़्यादा रिसोर्सेज सरकार मिलिट्री को दे नहीं पाएगी। जैसे 2016 में एस्ले टेलिस के द्वारा कहा गया था कि इंडिया की एयरफोर्स को 60 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की आवश्यकता है 2020 आते आते, लेकिन अभी इनकी संख्या सिर्फ 30 है। और नया एयरक्राफ्ट करियर मांगा गया था नेवी के द्वारा, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है तो मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। बार बार एक्सपर्ट्स ने ये चिंता जताई है कि हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज़ कर रही हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा पुराने हैं, किसी यूज़ के नहीं हैं। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ भी इंडिया के रिश्ते ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई पर है। हाल ही में चाइना और भूटान ने एक MOU साइन किया बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। बांग्लादेश और इंडिया आपस में थोड़ी टेंशंस तो नहीं कह सकते, खटपट सी कह सकते हो कि नाराज़ है इंडिया बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ पर काफ़ी हमले हुए हैं। पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिश्ते कभी भी इम्प्रूव हुए ही नहीं हैं। अभी भी पाकिस्तान जो है, वैसे सीज फायर एग्रीमेंट की बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में जो सिविलियंस हैं उनको मारा जा रहा है। म्यांमार रिफ्यूजीज़ मिजोरम में हैं, उनको लेके म्यांमार के साथ थोड़ा सा इशू है। इतने बड़े इशू नहीं हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना, राइटर थोड़ा सरकार के खिलाफ ज़्यादा लिखते हैं। सुशांत सिंह पहले ये इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते थे, अब द हिंदू के लिए लिखते हैं। तो इनकी अप्रोच आमतौर पर सरकार के अगेंस्ट ही होती है, जो कि हमारे आंसर्स में नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद खैर तीसरे पॉइंट में ये बोलते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में वैसे इंडिया USA के ग्रुप में शामिल हो रहा है, क्वाड बना, लेकिन क्वाड ना एक मिलिट्री ग्रुप अभी तक नहीं बन पाया है। ऐसा लगता है कि क्वाड की जगह ले लेगा ओकस। ओकस के तहत ओकस ग्रुप में USA ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे रहा है। और यह भी साफ नहीं है कल को अगर चाइना के साथ मिलिट्री क्राइसिस पैदा होते हैं तो क्या USA हमारा साथ देगा या नहीं देगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया अफगान रिलेशंस से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो तालिबान अब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है, और अब इस रियलिटी को इंडिया ने भी स्वीकार कर लिया है। हाल ही में 10 देशों की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई तालिबान के साथ। कहाँ पे? रशिया की राजधानी मॉस्को में। इस मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई, जिसके तहत अफगानिस्तान में जो नई रियलिटी है अब इसको इन देशों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
पहले देखो इंडिया की पोजीशन ये हुआ करती थी कि हम तालिबान के साथ किसी प्रकार की कोई एंगेजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जब काबुल की तरफ तालिबान आगे बढ़ रहा था तो इंडिया ने दोहा में जो तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस था ना, उसके साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किए थे। लेकिन अब रशिया में इंडिया के एक डेलीगेशन ने तालिबान के डेलीगेशन के साथ मुलाकात की, जिसको लीड कर रहे थे तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनाफी। और अपनी इस बातचीत में इंडिया के डेलीगेशन ने जो बातचीत की तालिबान के डेलीगेशन के साथ मॉस्को में, उसमें इंडिया ने कहा कि हम अफगानिस्तान को एड देंगे। देखो पिछले 20 सालों में इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, $3 बिलियन के आसपास की इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। और जब पिछली बार तालिबान सत्ता में था ना, तालिबान के क्लोज टाइज थे लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद इन आतंकवादियों के संगठनों के साथ में। उसी समय 1999 में इंडिया का एक प्लेन भी हाईजैक किया गया था, जिसे कंधार में उतारा गया था। लेकिन अब इंडिया ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इंडिया के लिए मजबूरी हो गई थी कि तालिबान के साथ बातचीत करना और तालिबान को कन्विंस कराना कि भैया आप अब अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने दोगे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ये तालिबान ने वैसे बोला भी है, तो इंडिया तालिबान के साथ एंगेज करेगा तभी तो इंडिया तालिबान से ये सब चीज़ें इंश्योर करवा पाएगा। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में था ये इंश्योर करना तालिबान ने जो बोला है तालिबान उसे इंप्लीमेंट भी करें। अगर तालिबान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाता है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिलेशंस रहते हैं, तो ये चीज़ भी इंडिया के हित में नहीं है। फिर तो पाकिस्तान अपने इशारों पर नचाएगा तालिबान को, जो कि इंडिया नहीं चाहता। इसलिए तालिबान के साथ बातचीत करना इंडिया के लिए जरूरी हो गया था। लेकिन देखो सिर्फ बायलैटरल लेवल पर इंडिया तालिबान से डील ना करें, इंडिया बाकी रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर तालिबान के साथ कोऑपरेट करें। क्योंकि देखो जो रीजनल कंट्रीज हैं, बेशक वो चाइना हो, ईरान हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब हो, सारे चाहते हैं अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अफगानिस्तान अगर इनस्टेबल होता है तो किसी भी रीजनल कंट्री के हित में ये चीज़ नहीं है। तो इन सब कंट्रीज के साथ मिलके इंडिया एंगेज करे तालिबान के साथ और तालिबान को कहे कि भैया आप समझिए कि पिछले 40 सालों से कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि एक ग्रुप ने अफगानिस्तान की पावर को हथिया लिया हो और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई हो। इसलिए आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कीजिए, जो कि पहले आपने बोला भी था। आप माइनॉरिटीज़ को राइट्स दीजिए, आप महिलाओं को राइट्स दीजिए। ये सब चीज़ें अगर तालिबान इंश्योर करता है तो बहुत अच्छा है, मतलब अफगानिस्तान में कम से कम थोड़ी तो स्टेबिलिटी आएगी। और वैसे भी देखो तालिबान को भी आवश्यकता है बाकी देशों की, एड चाहिए। इकोनॉमिक सिचुएशन अभी अफगानिस्तान की बहुत ख़राब है, उन्हें एड चाहिए और इंडिया जैसे देश उनको एड प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ये पता है तालिबान को। इसलिए तालिबान भी इच्छुक है कि हाँ, सिर्फ पाकिस्तान के साथ संबंध बना के कुछ नहीं काम चलेगा, आइसोलेट होकर नुकसान ही होगा। इसलिए तालिबान भी इस बार तैयार है बाकी देशों के साथ कोऑपरेट करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।